क्लास 12 ध्यान दें कि जो जनन एवं स्वास्थ्य स्तन जनसंख्या वृद्धि के बारे में कारण निवारण एवं उससे होने वाली हानियों को पढ़ चुके हैं और उसी चक्कर में हमारा एक और टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग। देखिए यौन संचारित रोग होता क्या है? ऐसे रोग जो यौन के संक्रमण से या यौन संलयन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या? ऐसे रोग जो लैंगिक संबंध से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं या इन्हें रतिजन्य रोग, रतिजन्य रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो यौन संचारित रोग हैं, बहुत सारे रोग हैं। सिफिलिस है, हर्पीज है, गोनोरिया है, एड्स है और हमारा लीवर शोथ भी है। तो इसमें से तो कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनका सही समय पर उपचार करने पर ठीक हो जाते हैं या खत्म हो जाता है, परंतु जो एड्स है यानी HIV है, लीवर शोथ है, इनका इलाज बहुत ही कठिन होता है। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यौन संचारित रोग में। जो HIV है तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो या इम्यूनो वायरस, इसी से एक रोग होता है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, जो एड्स है यह एक विषाणु जनित रोग है। इसके जो लक्षण हैं, रात में पसीना आना, शारीरिक दुर्बलता, लगातार हमारी बॉडी के वेट का कम होना, ये सभी एड्स के लक्षण हैं। और एड्स के जो फैलने का कारण होता है वह है एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध करना, उसके बाद है असुविधाजनक यौन संबंध करना, उसके बाद है संदूषित रुधिर आधान से फैलना एवं एक ही ब्लेड का या सिरिंज का या इंजेक्शन का बार बार यूज करना। तो ये सभी जो कार्य होती हैं
एड्स के फैलने के मुख्य कारण होते हैं। तो जो हमारा एड्स है, अगर इस पर सही समय पर इसका इलाज नहीं कराया गया तो यह घातक होता है। तो जो एड्स है यह एक खतरनाक बीमारी है। आगे चलते हैं हम। देखिए, यौन संचारित रोग हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन। ठीक है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन। जो चिकित्सकीय सगर्भता समापन है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट हो गई है तो वह भ्रूण के विकास से पहले अपने उस भ्रूण को, अगर वह जान जाए, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है परंतु वह होना नहीं चाहती थी, तो चिकित्सकीय सगर्भता समापन के अंतर्गत उस भ्रूण को खत्म कर दिया जाता है। इसे गर्भपात बोला जाता है। आज के समय में जो हमारे इस संसार में 4 से 5 करोड़ सगर्भता समापन हर साल सफलतापूर्वक किया जाता है। चिकित्सकीय सगर्भता समापन का यूज भ्रूण को खत्म करने में किया जाता है। और तो और यदि कोई महिला है, कोई रेप केस हो गया या अनैच्छिक यौन संबंध से हो गया या असुविधाजनक यौन संबंध से हो गया, तो चिकित्सीय सगर्भता समापन के अंतर्गत उसके भ्रूण को नष्ट करके उसके प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है। आज के समय में भ्रूण हत्या एक पाप माना जाता है। तो चिकित्सकीय सगर्भता समापन के अंतर्गत यही बताया जाता है। अगला टॉपिक हमारा एम्ब्रियोसेंटेसिस। देखिए, जो एम्ब्रियोसेंटेसिस होता है इसका सबसे मुख्य
कार्य क्या है कि एमियोसेंटेसिस एक ऐसी विधि है जिससे बच्चे का गर्भ में ही उसके अंदर कोई जीनीय विकार हो या उसके लिंग का पता करना हो तो एमियोसेंटेसिस के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। इस विधि में गर्भवती महिला के पेट के निचले हिस्से से जो व्हाइट द्रव्य होता है उसे निकालकर उससे स्लाइड पर रख करके चेक किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर क्या कमी है या कौन सा इसके अंदर विकार है। और इसी के माध्यम से आज के समय में लिंग का परीक्षण भी हो रहा है। लिंग के परीक्षण के दौरान लोग ये चाहते हैं कि मेरे को पुत्र हो, परंतु उन्हें पुत्र नहीं होता है। तो यदि वो जो एमियोसेंटेसिस कराते हैं तो उसके अंतर्गत ये लिंग का निर्धारण हो जाता है कि वह पुत्र या पुत्री है, तो अपनी इच्छा के अनुसार उस गर्भ से गर्भपात करा देता है। तो सरकार इस पर यानी लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया है। एमनियोसेंटेसिस का बस इतना ही नियम है। अर्थ है एमनियन मतलब जब भ्रूण माँ के गर्भ में हो, यानी जब भ्रूण माँ के गर्भ में हो तभी उसके अंदर रोग का पता लगाया जाता है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। अब इसके बाद हमारा बनता तो हो गया है, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए आईवीएफ हम बता दिए हैं, इसी के अंतर्गत हमारा परख नली शिशु है। परख नली शिशु तो परख नली शिशु में होता क्या है कि इस विधि में मादा के युग्मक और नर के युग्मक को लेकर के उसे माता की बॉडी के अंदर जैसा कंडीशन होता है उसी प्रकार की कंडीशन में निषेचन कराया जाता है। और निषेचन कराने के पश्चात उसे जब भ्रूण का निर्माण होने लगता है, यानी जब जो हमारा भ्रूण होता है वह जब विकसित होने लगता है, यानी 8 सेल तक का हो जाता है, तो उसके बाद इसे स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा दिया जाता है। उसके तत्पश्चात जो भ्रूण होता है वह विकसित होने लगता है और उसके गर्भाशय में बढ़ने लगता है। सबसे पहले सन 1978 ईस्वी में ल्यूइस नामक एक बेबी का निर्माण किया गया टेस्ट ट्यूब के माध्यम से। इसके बाद हमारा आता है ZIFT, यानी अगर यूं कह ले तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जिसे हम
जाइगोट यानी भ्रूण होता है, भ्रूण का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। इसमें भी वही होता है कि मादा के अंडाणु को और पुरुष के शुक्राणु को ले करके निषेचन कराने के पश्चात जब भ्रूण बन जाता है, मतलब जब 4 से 8 से लेकर के 16 सेल तक हो जाता है, तो उसे मादा के फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा दिया जाता है और वह भ्रूण माता के गर्भ में पलने लगता है, विकसित होने लगता है और एक नए शिशु के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद आ जाते हैं हम GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस प्रक्रिया में जो युग्मक होते हैं उनका फैलोपियन ट्यूब में या सेमीफेरस ट्यूब में या वास डिफरेंस में क्या कराया जाता है, इंटर कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया में मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो अंडे का निर्माण तो कर दे रही है, परंतु उसका फैलोपियन ट्यूब इतना सक्रिय नहीं है कि उसमें जो युग्मक है विकसित हो पाए या फिर उसमें रह सके। तो होता क्या है, फिर भी अगर वह मां बनना चाहती है तो उस महिला के अंडाणु को निकाल करके एक ग्राही महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता है। इसके तत्पश्चात उसके पति के शुक्राणु को या अन्य पुरुष के शुक्राणु को निकाल करके महिला के योनि में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु निषेचित हो जाते हैं तथा एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसी के अंतर्गत हमारा आता है शुक्राणु सेचन। तो शुक्राणु ये तो महिलाओं में था जो अंडाणु का ट्रांसफर हो रहा था। अब शुक्राणु का ट्रांसफर की बात करेंगे तो जो नवयुग्मक होता है शुक्राणु, यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से उसकी पत्नी मां नहीं बन पा रही है या वह पिता नहीं बन पा रहा है, तो होता क्या है कि उसके स्पर्म को निकाल करके मादा के फैलोपियन ट्यूब में या फिर निषेचित करा करके युग्मक को फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे वह भ्रूण का निर्माण कर होता है और वह महिला गर्भवती हो जाती है। तो ये ZIFT और GIFT है। अब इसके बाद IUT एक होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें देखिए सेम चीज है, बस युग्मक को निकालेंगे, उसको फ्यूज कराएंगे बाहर, फ्यूज कराने के पश्चात उसके यूटेरस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे और जैसे उसके यूटेरस में ट्रांसफर हो जाएगा वह क्या करेगा, भ्रूण विकास करेगा
और एक नए बच्चे का रूप ले लेगा। तो ये हमारा था स्वपात्र के सृजन के अंतर्गत। और जैव पात्र के अंतर्गत आता है हमारा GIFT। GIFT में अंडाणु निषेचन एवं अंडाणु निषेचन तथा शुक्राणु निषेचन। तो लगभग यह चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम उसे जरूर बताने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जनन एवं स्वास्थ्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आगे हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, मानव जनन। देखिए, मानव जनन में करना क्या है, हमें इसमें सबसे पहले नर एवं मादा लैंगिक जननांगों का या जननांगों का देखना है और उसके बाद वृषण और अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी रूप से देखना है उसको। युग्मक जनन है, निषेचन है, ब्लास्टोसिस है, ये सब करना है। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जननांग का। ठीक, तो अगर हम जननांग की बात करें तो दो जननांग होते हैं, एक नर और एक मादा। अगर हम नर जननांग की बात करें तो क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वृषण, सबसे पहले प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद हमारा सेशनल। वृषण की संख्या 1, वृषण की संख्या 2, सेमिनल वेसिकल की संख्या 1, सेशनल की संख्या 1, अब प्रोस्टेट की संख्या 1। ठीक है, तो अगला जो हमारा मादा जननांग है, मादा जननांग में हमारा आता है अंडाशय, स्तन, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि। अंडाशय की संख्या 2, फैलोपियन ट्यूब स्तन की संख्या 2, फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2, गर्भाशय की संख्या 1, योनि की संख्या 1। ठीक है, तो हमारे नर जननांग और मादा जननांग थे।
गुणांक के बारे में, तो थोड़ा फिगर का सहायता लेते हुए हम लोग चलते हैं। तो नरजनांग में सबसे पहले आइए ब्रेसर पढ़ लेते हैं। इसको हम एक एक करके पीरियड क्लियर करते चलेंगे। देखिए ब्रेसर क्या होता है? मानव के नरजनांग का सबसे मुख्य जो अंग है वह ब्रेसर होता है। इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। यह उदर के नीचे यानी हमारे शरीर के बाहरी भाग में दोनों जांघों के बीच में लटका हुआ पाया जाता है, जो ब्रेसर कोष में सुरक्षित होता है। इस ब्रेसर कोष में ब्रेसर पाई जाती है। इसका आकार अंडाकार होता है तथा ब्रेसर के पास का जो टेम्परेचर होता है वह हमारे मेन बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एवं जो ब्रेसर होता है, ब्रेसर में ही हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आइए हम एक ब्रेसर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इसमें फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कहाँ क्या क्या कैसे कैसे है। हम इसमें थोड़ा बहुत डायग्राम बना रहे हैं।
हायर टेस्टिस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कल इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। आज पूरा ध्यान तो नहीं आ रहा है। देखिए ये हमारा टेस्टिस है, जो हम इसका बाहरी व्यू देख रहे हैं वो हमारा पेरिस है। ठीक है, जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि देखिए होता किस टाइप का है। यह हमारा टेस्टिस है और इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे हमारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं। यानी एक टेस्टिस में 200 से 250 कुल मिलाकर के 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी एक टेस्टिस के अंदर या एक प्रेशर के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो इसमें पूरा मिलाकर के यानी एक प्रेशर में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या होती है वह टोटल आ जाती है 750। अगर हम 3 के हिसाब से चले तो पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या अधिकतम 750 होती है और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अनुप्रस्थ काट कर अगर हम उसको देखना चाहें, देखिए हमारा ठीक है, तो इसके बारे में हम कल इसके बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है।